morning, students. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good everybody. morning, sir. In previous classes, we have seen this graph, hypothetical graph. ना red color is converting into green molecules. ठीक है, तो हम लोग इस एक्सिस पर लिए थे नंबर ऑफ मोलिकुल्स और इस पर लिए थे टाइम ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे। तो एज द कंसंट्रेशन ना या ये बल्कि कह दीजिए एज द टाइम प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन concentration of reactant gradually decreases while the concentration of product increases. It shows the increasing order of graph and it is showing the decreasing order of the graph. And we have also seen the hypothetical reaction, that is conversion of red color into green, in which we have calculated rate of reaction. Rate of reaction gradually decreases. Why so? Due to decrease in concentration of the reactant. Now we will study reaction rate and stoichiometric. I think I have already discussed you in previous classes the conversion of hydrogen iodide. When the hydrogen and iodine will combine, they will form hydrogen iodide, and one molecule of each of reactant, that is hydrogen and iodine, will consume to form 2 molecules of hydrogen iodide, and these are already discussed in previous classes. In average rate, we have seen the rate of reaction measured in a particular period of time, तो उसको हम लोग एवरेज रेट कहते हैं। और अगर किसी भी मोमेंट हम लोग निकाल दे रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। मिसाल बोर्ड में पूछा था आपका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ और एक वीडियो भी आपको रिकॉर्डिंग कर करके डाल दिया हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज दिया हूँ, रिकॉल कर लीजिएगा। ऐसे इसको भी जो कल लेक्चर दिया था, टाइम मिल गया तो उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो इसको भी हम लोग देखे थे। देखिए, तो इस ग्राफ को हम लोग देखे थे, इसको पढ़ा थे ना, पढ़ा दिए थे, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। एक्चुअली हमको और आगे से पढ़ना था, लेकिन स्लाइड निकल गया वहीं से, तो वहीं से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमको बताना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ले लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2Hi, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जैसे जैसे आपका टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ रहा है। उसी तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आइए इसमें हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, या सॉरी एवरेज रेट। तो क्या एवरेज रेट इन ए गिवन टाइम पीरियड है? क्या यह? तो माइनस स्लोप ऑफ द लाइन connecting the concentration of hydrogen point and half of the plus slope of the line for हाइड्रोजन आयोडाइड। प्लस स्लोप हम लोग इसलिए लेते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड का बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट है, और माइनस स्लोप इसलिए ले रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका है, अगर हम लोग इन दोनों के बीच में अगर हम लोग को एवरेज रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज करके आया है। इसका टाइम मेजर कर लिए तो कितना है? 10 सेकेंड है। इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना आ रहा है? तो 0.19 आ गया आपका। तो ये पहले कॉन्सेंट्रेशन 1 एम में यूनिट में था, मोल में था, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन घट करके 0.819 हुआ। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ वो हम लोग को पता चल गया, और टाइम इंटरवल आपका दिया हुआ है 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो हम ये क्या कहा जाता है? आराम से एवरेज रेट हम लोग वहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका, हम लोग ये निकाल दिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ना, चेंज इन टाइम इंटरवल। उसी तरह तो ये क्या हो गया? द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए आपका इतना आ जाएगा ना। कैसे हम लोग निकाले? इसका ये निकाल लिए, यहाँ से देखिए पहले कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक घट करके कहाँ गया? तो 0.819 पर आ गया। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और टाइम इंटरवल हो गया आपका कितना? 0 से 10 पर जा रहा है, लेकिन हम लोग माइनस स्लोप ले रहे हैं। माइनस इसलिए ले रहे हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है। तो हम लोग को अब हम लोग करेंगे क्या? जो चेंज आएगा उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए आपका इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए,
प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये 0 था, ठीक है, और 0 से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए 0.362 हो गया। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ये इससे निकाल दिए। टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप तो हम लोग टेंजेंसी से निकालते हैं ना, तो ये हम लोग निकाल दिए। और आपका टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, देख लीजिए। एवरेज रेट फॉर द, हेलो सर, हाँ बेटा बोलिए। अर्चना ज्वाइन करे। अच्छा ठीक है, ठीक है, अर्चना ज्वाइन करे सर। हाँ बेटा ज्वाइन कर लिया। और कोई है ज्वाइन करने के लिए? अर्चना सिंह, हाँ ज्वाइन हो गए। और कोई हो बेटा? नो सर। चलिए तो मैं आ रहा हूँ स्लाइड पर। नो सर। ठीक है बेटा, तो जस्ट अभी हम लोग देखें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग आवाज कट कट क्या रही है, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम बेटा, नेटवर्क बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, तब इस तरह से हो रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत है नेटवर्क का। हाँ बेटा क्या करें, नेटवर्क के चलते ऐसा होता है। यहाँ से सिस्टम से मेरा कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम मेरा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं स्पेशल सिस्टम जो है खरीदा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ठीक से पढ़ा सकूँ। कंप्यूटर लैब में तो भीड़ लगी रहती थी, या लोग मोबाइल से लगे हुए रहते, तंग करते थे, इसलिए घर से पढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, तो आ जाइए, आपको मैं क्या पढ़ा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है, एवरेज रेट निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को 0 से यहाँ तक आ गया, टाइम से हम लोग का इंटरवल इतना दिया हुआ है, उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकल जाएगा ना। लेकिन उसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना, स्लोप जो भी रहे उसमें हाफ से। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट उसका HI का 2 था, तो उतना ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग 40 सेकेंड में निकालने जा रहे हैं कौन सा, ये आपका एवरेज रेट। तो आपका रिएक्टेंट देखिए पहले 1 था, 1 से इसका डिक्रीज करते हुए यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ का जो भी डाटा है यहाँ पर 4 से देखिए थोड़ा सा ऊपर रहेगा और 6 से नीचे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये डाटा ले लेंगे, ठीक है, वो तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा, ये दिया हुआ रहेगा। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दिया हूँ, और यहाँ पर ऐड नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ दोनों केस के लिए, दूसरा आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। उसी तरह से अगर हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे निकालें तो 40 सेकंड में देखिए कॉन्सेंट्रेशन इसका इतना आ गया, 0 से बढ़ करके इतना आ गया। तो स्लोप निकालने के लिए P/B करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो tan थीटा निकालने के लिए जो भी यहाँ पर आपका P का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ तक 1 से ऊपर गया है, ठीक है, ये ले लेंगे और इसे B से डिवाइड कर देंगे, यानी 40 से आपका डिवाइड कर देंगे। चलो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। अब आ जाइए, तो एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड कितना होगा आपका, 0.0150। कैसे निकाले, जस्ट अभी आपको मैं समझा दिया। आइए उसी तरह से अब 80 सेकेंड पर निकालना है। तो 80 सेकेंड में अगर हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पहले देखिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था, कॉन्सेंट्रेशन घट करके कितना हो गया, आपका 0.2 हो गया ना। तो 1 में से 0.2 माइनस कर देंगे, हम लोग को P निकल गया, ठीक है। और टाइम इंटरवल कितना हो गया, 0 से 80 के बीच में 80 हो गया, उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेट निकल गया किसका, रिएक्टेंट का निकल गया, P/B करके। अब हम लोग उसी तरह से प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट आपका यहाँ है किसके आसपास में होगा, 1.6 के आसपास में होगा। तो इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग ले लेंगे, यहाँ से 0 से कीजिएगा तो आपका इतना ही के आसपास में आएगा। और टाइम इंटरवल हो गया 40, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट इसका यहाँ 2 है। तो आपका ये रहा डाटा ना, द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 80 सेकेंड आपका हो जाएगा 0.0108 मीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड। अब आ जाइए इंस्टेंटेनियस रेट। इस साल बोर्ड में पूछा था डेफिनेशन ही, इधर पूछा होगा, चाहे तो आपको एवरेज रेट पूछा होगा या इंस्टेंटेनियस रेट पूछा होगा। इंस्टेंटेनियस रेट है क्या, तो इट इज ए रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेजर्ड एज ए वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए एवरेज रेट एक क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड में निकालते थे, उसका रेट ज्यादा आएगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन इसमें होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट मेजर कर दीजिए
कब? वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। The instantaneous rate is change in concentration at any one particular time और slope at one point of a curve। उस पर हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं इसका। Determined by taking the slope of the line tangent to the curve एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। और हम लोग किसी भी पॉइंट पर, जब किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग क्या इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पर निकालना हो उस पर स्लोप ड्रॉप कर देंगे, ड्रा कर देंगे, और स्लोप ड्रा करने के बाद आप स्लोप निकाल देंगे। और स्लोप आप जानते हैं टेन थीटा से निकलेगा, और टेन थीटा से पी बाई बी करके निकाल देंगे और आपका ये इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। आइए हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन लिए हैं, हाइड्रोजन when the hydrogen will combine with iodine, ना 2 molecules of hydrogen iodide will be formed, ना in spite of consumption of 1 molecule each of hydrogen and iodine, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्टेंट का आपका हो गया टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हमको किसी भी इंस्टेंट पर हमको निकालना है क्या कहा जाता है, रेट ऑफ, ये इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पर लिया जाता है, साथ ही साथ स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर लिया जाता है। जबकि आपका एवरेज रेट हम लोग कहाँ निकालते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेज है। तो वैल्यू जो बड़ा होगा किसका आएगा, आपका इसका आएगा। मतलब हम लोग वैल्यू इसमें बड़ा बड़ा लेते हैं, किसमें, एवरेज रेट में, लेकिन इसमें वैल्यू जो लेते हैं हम लोग छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं। आइए अभी इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कि आपको इस पॉइंट पर निकालना है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस पर एक टाइम ये क्या कहा जाता है, स्लोप ड्रॉप कर दिए, ठीक है। स्लोप ड्रॉप मैथमेटिकल मेथड से आपको स्लोप ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। जनरली इस तरह से ड्रॉप किया जाता है कि कम से कम 2 पॉइंट जो है इसका टच हो। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ टच हुआ है, एक पॉइंट यहाँ टच हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग tan थीटा लगा देंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, पहले कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा यहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ चला गया है यहाँ, तो P हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या, B, यानी कि tan थीटा के हिसाब से। तो B के लिए आपका टाइम कहाँ है, सर कहाँ गया, देखिए ये लाइन है, इसको यहाँ से यहाँ नीचे ड्रा करके देख लीजिए, यहाँ पर आ गया। अब बढ़ते हुए कहाँ चला गया है, यहाँ के आसपास आ गया है। तो 20-20 का इंटरवल है, 20-30-40 आपका हो जाएगा, 20 इधर से और 20 इधर से, 10-10 का टाइम इंटरवल है। तो 10-20-30-40 ना, तो ये 40 सेकंड के लिए हो गया। तो दोनों का हम लोग रेशियो निकाल दिए P बाई बी का, तो टेंजेंट निकल जाएगा। यही आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, किसके लिए, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो एक पॉइंट, सपोज किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना था, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर स्लोप ड्रॉप कर दिए। स्लोप इस तरह से ड्रॉप किया जाता है कि कम से कम 2 पॉइंट जो है उसका कर्व का टच हो, ठीक है। तो एक तो इसको टच करना ही है, दूसरा ये टच किया है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ले लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ से ले लिए चेंज इन टाइम। तो 10-10 का इंटरवल है, 10-20-30-40 हो गया। और इसका चेंज निकालिएगा तो देखिए कितना जाएगा, 0.28 माइनस में आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, माइनस साइन के साथ ले लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, -0.28, और यहाँ 40 सेकेंड हो गया टाइम इंटरवल, 40 सेकेंड से डिवाइड कर दिए, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब उसी तरह से अब हम लोग आ जाइए HI के लिए, कितना सेकंड में, 50 सेकंड में कह रहा है। तो 50 सेकंड पर कह रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो 50 सेकंड पर, 50वां सेकंड पर कितना उसका इंस्टेंटेनियस रेट रहा होगा वो हम लोग कैलकुलेट किए हैं। इसको भी 50वां सेकंड के लिए हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो चूंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका रेट में क्या होगा, 1/2 कर दिए, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट कर रहा है। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0.56 है, 40 से डिवाइड कर दिए, हम लोग को इतना आंसर आ गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट उम्मीद है कि आपसे निकल जाएगा। एक तो इसको नोट जरूर करना है। देखिए अब एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। फॉर द रिएक्शन गिवन द आयोडाइड आयन चेंजेज फ्रॉम
1 mole to 0.86 mole in the first 10 second. Calculate average rate in first 10 second and the change in concentration of hydrogen ion. ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज जो होगा उसको हमको कैलकुलेट करना है और एवरेज रेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो आपको रिएक्शन ये देख लीजिए। ठीक है, हम लोग आयोडाइड है यानी कि ये हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ 1 से 0.86 में जा रहा है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो एवरेज रेट नहीं निकल जाएगा आयोडाइड का, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। फाइनल आपका इतना है, इनिशियल इतना है। ठीक है, तो निगेटिव में आ गया और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके लिए निगेटिव है। कोफिशिएंट इसका कितना है? 3 है। तो देख लीजिए इसका ना, तो रेट बराबर कितना हो गया? माइनस कोफिशिएंट 3 है इसलिए 1/3 कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन कर दिए, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? आपका डेल टी हो गया। ठीक है, टाइम इंटरवल हो गया। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ 10 सेकंड रख दिए, आपका दिया हुआ 10 सेकंड के लिए। ठीक है, ये रख दिए तो ये माइनस में आ गया, तो ये इसका माइनस और ये माइनस कट गया, आंसर आपका इतना आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दीजिए, निकल गया। अब हमको निकालना है नेक्स्ट पोर्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का देखिए कहाँ पर है हम लोग का? यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका कितना है? 2 कोफिशिएंट है। तो जो रेट निकालिएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा आपका? रिएक्टेंट में माइनस साइन ले लेंगे और 1/2 हो जाएगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो कितना से T का वैल्यू आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसका डिसअपियरेंस होने का रेट जो भी हो, इसके रेट को अगर इक्वल करने लगे तो इसके रेट में क्या होगा? 1/2 से हम लोग 1/2 टाइम्स हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए इसका रेट निकालने के लिए हम लोग सेम टाइप से ऐसे करके निकाल दीजिए, या इसी को रीअरेंज कर दिया तो यहाँ रेट क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में? 2t हो गया। अब यहाँ हम लोग का रेट मालूम है कहाँ से? यहाँ से। इसका रेट हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहला था, जैसे कि हम लोग पहले दिन भी स्लाइड में पढ़े थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला पॉइंट था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ रिएक्टेंट? आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या समझते हैं? एनीवन प्लीज? हाँ, हेलो हेलो। Matter is reactive or non-reactive, just like acidic, हाँ, basic. बिल्कुल सही। एक पॉइंट ये हो सकता है ना, मोटा है या पतला है, छोटा है या बड़ा है, ये सब आ जाएगा नेचर पर ना। तो चलिए आइए एक एक करके पॉइंट इसको डील करूंगा। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मींस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट फिजिकल कंडीशन दे आर इन। उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, और किस तरह के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से ही पता चलता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स टेंड टू रिएक्ट फास्टर देन लार्जर मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपका स्मॉल है तो आपका क्या होगा? वो फास्टर रेट से रिएक्ट करेगा लार्जर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर कोई गैस फिजिकल स्टेट अगर हम लोग देख लें और गैसियस सब्सटेंस है तो गैसियस सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड से ज्यादा होगा, और लिक्विड का किससे ज्यादा होगा? सॉलिड से ज्यादा होगा। सॉलिड का रिएक्ट करने का रेट सबसे कम होगा। अब देख लीजिए ऐसा भी तो नेचर हो सकता है कि सॉलिड है लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में है। तो पाउडर के फॉर्म में होने से क्या होगा? एक पाउडर उसका बना दिए, एक ब्लॉक बना दिए। ठीक है, तो पाउडर में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और ब्लॉक है या लॉग है तो उसमें क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर्स। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं या एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्टिविटी सीरीज याद कीजिए, लिखबा का नाम मंगल जिंक गर्फेकॉन CUAGAUPT ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसे पकड़ाता है ये। तो इस पर भी डिपेंड, नेचर में ये भी आ जाएगा। अगर आयनिक फॉर्म में कोई है और कोई मोलिकुलर फॉर्म में है तो कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा? ये बता दे, इससे पूछ लो निखिल से। निखिल तुम बताओ। यस सर। क्वेश्चन है आपका कि एक आयनिक फॉर्म में है और दूसरा एक मोलिकुलर फॉर्म में है, किससे रिएक्शन फास्ट होगा? आयनिक फॉर्म वाले। बिल्कुल सही। वो उसमें बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं होगी ना, और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट फैक्टर था आपका टेम्परेचर ना। देखिए
तो एक बहुत बड़ा ये क्या कहा जाता है, अरेनियन साइंटिस्ट था, उसका कहना था कि अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। क्यों डबल होता है, कैसे डबल होता है, कोलिजन थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से आपका सिलेबस में थोड़ा सा कटौती किया गया है 30%, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ उसमें कोलिजन थ्योरी हटाया है, लेकिन फिर भी मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोलिजन थ्योरी ना पढ़ाए तो पता बच्चों को कैसे चलेगा कि टेम्परेचर से 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल होगा ना, तो उसको मैं जरूर बताऊंगा कोलिजन थ्योरी में। देखिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 डिग्री सेल्सियस में कहिए या केल्विन में कहिए, राइज इन टेम्परेचर जो होता है सेम होता है, बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, देयर इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन discovered by seventh Arrhenius, which will be examined or taught you later on in elsewhere slide। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर था आपका कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के बारे में हम लोग देखे थे कि वैसे सब्सटेंस ना जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे तो उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, और वैसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, घटा दे, निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। तो ठीक है, तो कैटालिस्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता बढ़ाता है, तो इसको भी हम लोग कोलिजन थ्योरी में देखेंगे। तो कहिए कि सर सब कोलिजन थ्योरी में देखेंगे, तो यहाँ क्या देखेंगे, वो देखिए कैटालिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को जब मिनिमाइज कर देगा तो टाइम कम लगेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। Most catalysts are used to speed up the reaction. These are called positive catalyst. Catalyst used to slow the reaction are called negative catalyst. ये भी हो गया। हाँ, कैटालिस्ट को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। होमो मीन सेम और जेन्स मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टेट से लिया जाता है, ऐसे जेन्स मतलब होता है टू बॉर्न। ठीक है, उसी से बना है जीनस वर्ड होमोजीनस, मतलब कि अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही फेज में हो तो वह आपका होमोजीनस कैटालिस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन SO2 will combine with oxygen in the presence of nitric oxide, then the formation of sulfur trioxide will be increased. Here nitric oxide, sulfur dioxide and oxygen, all three components are in same phase, that is why this is an example of homogeneous catalyst। यानी कि NO के प्रेजेंस में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन O2 के साथ करा दीजिए तो SO3 का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड तीनों के तीनों गैसियस फेज में है, होमोजेनस कैटालिस्ट कहलाया। नेक्स्ट कैटालिस्ट का टाइप है आपको हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। हेट्रो मींस डिफरेंट, आप जानते ही हैं। तो अगर कैटालिस्ट रिएक्टेंट के फेज में नहीं हो तो उसको हेट्रोजीनस कैटालिस्ट कहते हैं ना। जैसे हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हिट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सुटेबल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल Fe2O3 पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ सॉलिड ले लिए, जबकि वो क्या था आपका गैस है। कौन कौन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट गैस फेज हो गया, जबकि आपका कैटालिस्ट यहाँ सॉलिड हो गया। तो ऐसे कैटालिस्ट को हम लोग हेट्रोजीनस कैटालिस्ट कहते हैं, और ये कैटालिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। हाउ कैटालिस्ट वर्क विल बी डेल्ट एल्सवेयर, कैसे कैटालिस्ट काम करता है ना, इसको हम लोग अलग से फिर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट आपको कैसे डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, उस पर हम लोग देखेंगे। तो आप देख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। जनरली लार्जर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। increases the frequency of reactant molecules contact ना। कौन सा ऐसा चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, किसका, मॉलिक्यूल्स का। किस लिए, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के लिए, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज। अगर गैसेज है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम लोग समझेंगे, तो जिस गैस का
या गैस का अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने लगे, पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो ग्रेटर विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस कंपोनेंट, हायर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। और वैसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द सोल्यूट टू सॉल्यूशन रेशियो, और यह मोलरिटी पर डिपेंड करता है। मोलरिटी मतलब हम लोग डेली लाइफ में मिठास का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे शरबत बना दिए, चीनी ज्यादा है तो मिठास ज्यादा होगा, चीनी कम है तो मिठास कम होगा। मतलब कि मोलरिटी ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और मोलरिटी कम है तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से मोलिक्यूल्स के बीच में कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टर्म, रेट लॉ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ अगर नहीं समझ में आया, समझ में आना ही आना है, नहीं कैसे आएगा। रेट लॉ अगर ठीक से आप नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन। और कोई ऐसा साल नहीं है बोर्ड में जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता हो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको रेट लॉ जानना बहुत जरूरी है। रेट लॉ को ही हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट इक्वेशन कहते हैं, या रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन is a mathematical relationship between the rate of reaction and the concentration of the reactant। ये रेट लॉ है क्या? तो एक रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में? तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है, और होमोजेनस कैटलिस्ट अगर है तो उस पर भी डिपेंड करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर। यहाँ पर मैं बुक से अलग हूँ, बुक में अगर कुछ दूसरा लैंग्वेज दिया होगा तो उसको नहीं लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वही लैंग्वेज देना है। बुक में दूसरा लैंग्वेज रहता है, दूसरा मतलब उससे सेंस निकल जाता है, इसीलिए बुक का लैंग्वेज यहाँ पर मैं छोड़ा हूँ। व्हाट इज रेट लॉ? द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, दैट पावर मे और मे नॉट बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इच रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के सम पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वह जो पावर हो उस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के बराबर हो। यह जरूरी नहीं, यह कोइंसिडेंट हो सकता है कि जो पावर है वह उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो। ठीक है, यही रेट लॉ है। रेट लॉ क्या है? तो इट इज रेट ऑफ रिएक्शन which is directly proportional to the concentration of each reactant raised to some power, that power may or may not be equal to its coefficient। For example, देखिए, एक हम रिएक्शन यहाँ ले लिए, क्या? A combines with B to form the product where the small a is coefficient of reactant capital A and small b is coefficient of reactant capital B। यहाँ पर ये कोफिशिएंट है इस रिएक्टेंट का और स्मॉल एक कोफिशिएंट है इसका। तो हम लोग को रेट लॉ लिखना है ना, तो रेट लॉ हम लोग क्या लिखे? रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो यहाँ पर दो दो रिएक्टेंट है, कौन? ए और बी है, दोनों ए और बी ले लिए ना। रेज टू सम पावर, अपने तरफ से एन और एम, आप एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर वैल्यू आप रख सकते हैं ना। और यह वैल्यू किस चीज कैसे निकलता है? बाय एक्सपेरिमेंट। आप ये आपको बाय ऑब्जर्विंग द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। These the value of n and m are experimental, these are calculated by experimentation। ठीक है, अब आइए, तो जब ये रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का जिसका पावर n और m है, तो ये n और m यहाँ इसका कोफिशिएंट नहीं होगा ना, ये जरूरी भी नहीं। कभी कभी कोइंसिडेंट होता है कि दोनों इक्वल हो जाता है कोफिशिएंट के बराबर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा, के आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। जहां हम लोग के को रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। वेयर द वैल्यू ऑफ, वेयर क्या है आपका n क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल A, वेयर n this one is order of reaction with respect to capital A and small m is order of reaction with respect to capital B। Overall order of reaction is n
प्लस एम, एन और एम को के वैल्यू को सम अप कर दीजिए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पावर उसका एन दिए हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन हो गया। बी के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो गया, एम हो गया। आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑन ईच रिएक्टेंट इन द रेट ला इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। एक चीज और, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो, सपोज कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लिए, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हम जैसे करा रहे हैं, तो ईस्टर ले लिए, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो यार वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, इट विल गिव corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, यही ना देगा ईस्टर में। तो क्या यह जरूरी है कि सभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए? एनीवन प्लीज? एनीवन प्लीज? बेगूसराय? नहीं मालूम सर। निखिल पढ़ता है, क्लास करता है कि नहीं, उसका भी पता नहीं हुआ। अखिलेश चलिए आप बताइए, क्या कोई क्या बोले सर? कहाँ थे, सो तो नहीं ना गए थे? नहीं सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो क्या यह जरूरी है कि सभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता हो? नहीं सर। नहीं। अब जैसे देख लीजिए, जरूरी है सर। हाँ जरूरी नहीं है कि चेंज हो, चेंज होगा। हाँ कोई जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ईस्टर का ले लिए। ईस्टर जैसे ही लीजिए, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिए। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में कराएंगे? वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे। वेयर वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, दैट रिएक्टेंट व्हिच इज इन लार्ज एक्सेस व्हिच कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज, नॉट अल्टर ना। जिस सब्सटेंस का, जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस में हो, उसका कंसंट्रेशन अल्टर नहीं करता। समुद्र में गए, 2 लोटा पानी निकाल करके ले आए, समुद्र का पानी घट गया कि बढ़ गया, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो रिएक्टेंट्स अगर, हाँ नहीं पता चलेगा। रिएक्टेंट्स अगर लार्ज एक्सेस में हो तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होगा, अल्टर नहीं करता है, जैसे कि एग्जांपल में दिया ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। तो during a chemical reaction it is not necessary that the concentration of each reactant will alter. Therefore new term order of reaction is introduced. The concentration of that reactant which is altered is known as order of reaction. If the concentration of one reactant is altering during a chemical reaction, then its order of reaction will be 1. If the concentration of 2 reactant is altering during a chemical reaction, then its order of reaction will be 2, and so on. If the rate of reaction is independent of the concentration, it is not depending on the concentration of either of the reactant, that means it is independent of concentration of reactant, that is zero order of the reaction. तब उस केस में वह zero order of reaction हो सकता है, होता है, ठीक है। तो that is why order of reaction is introduced. Mathematically it is defined as the sum total of the power of each concentration of each reactant in the rate law. रेट लॉ में जो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो पावर देते हैं, उसी के सम टोटल को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं। इट इज एक्सपोनेंट ऑन ईच रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, किसके रिस्पेक्ट में? ईच रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम लोग देखे थे। ईच रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को, ये कोफिशिएंट कह रहे हैं, पावर जो था, एक्सपोनेंट था, उसका सम टोटल हम लोग कर दें तो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया था, ठीक है। तो व्हाट इज रेट लॉ? हाँ, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। अब जैसे देख लीजिए, एक हम लोग रिएक्शन यहाँ पर दिखला रहे हैं, कौन सा? 2NO plus O2 gives 2NO2। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद 2NO2 दे देगा, ठीक है। यहाँ देखिए कोफिशिएंट 2 है, इसका NO2 का भी कोफिशिएंट 2 है, तो हमको प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ
each reactant raised to some power. Therefore, rate of reaction for this reaction can be written as rate is equal to K NO2 NO to the power 2 and O2 to the power 1 ना। तो ये 2 जो है इसका कोफिशिएंट के चलते नहीं आया है, यहाँ पर 2 जो है इसका कोफिशिएंट के चलते नहीं आया है। कोई भी हम लोग वैल्यू एक्सपेरिमेंट से इसका निकाल के यहाँ लिखते हैं, उसी तरह से इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाल करके 1 लिखा हुआ है। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा NO2 के NO के रिस्पेक्ट में कितना है, ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, यहाँ 1 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो 2 + 1 दोनों को सम कर दिए तो हम लोग का 3 आ गया, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया ओवरऑल। क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर। चलिए आइए अब हम लोग कुछ सर जीरो ऑर्डर क्या बताया? हाँ बेटा, जीरो ऑर्डर हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो उसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है बेटा, उसका एक्सप्रेशन में भी पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर भी डिफिनेशन में फिर से लूंगा। जैसे अमोनिया का अगर अमोनिया गैस को आप डिकम्पोज कर दीजिए प्लेटिनम के ऊपर तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है, आपको रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं करता है। उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फेन जो होता है वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे चल करके नए स्लाइड में। ठीक है, अभी आप सीखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। अब पूछ लिए तो मैं बता भी दिया हूँ ना जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए बेटा जी, अब यहाँ पर आपको जैसे सिंपल रेट लाभ हम लोग लिखने जा रहे हैं। एक रिएक्शन है मिथाइल साइनाइड इज कन्वर्टिंग इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इसके लिए रेट लिखा हुआ है, तो देख के बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है यहाँ पर। 1 बिल्कुल सही। अब आ जाइए यहाँ पर दूसरा है एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टिंग इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वेयर इट्स रेट लाइज रिटन लाइक दैट ना, दैट इज रेट इज इक्वल टू K एसिटाल्डिहाइड टू द पावर 3/2। तो ये इसका बता दीजिए देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। 1.5 बिल्कुल सही, 1.5 होगा। उसी तरह से आपका इस रिएक्शन में देख करके बता दीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। 1 होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, टोटल ओवरऑल 2 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू H2 कितना होगा। 1। हाँ, उसी तरह से I2 के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ओवरऑल 2 हो गया। अब देखिए यहाँ थैलियम जो है आयन मर्क्यूरिक आयन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोडक्ट में, इसके लिए रेट ला लिखा हुआ है इतना। ठीक है, तो ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ओवरऑल बताना है आपको। 1 बिल्कुल सही। विथ रिस्पेक्ट टू Hg+2 1 -1 और माइनस में है। हाँ -1 हो गया बेटा, मरकरी के प्रेजेंस में, मरकरी आयन जो वहां पर आपको देख रहे हैं आप। ठीक है, तो -1 होगा, वहां पावर -1 है ना, और Hg2+2 का जो है वैल्यू 1 है, पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो वो हो गया आपका कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। और थैलियम +3 के रिस्पेक्ट में पावर कितना है, 1 है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर तो +3 जो है तो चार्ज न दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां 1 हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन कितना हो जाएगा, इसका 1 हो गया। 1 माइनस और 1 प्लस कट गया, बच गया 1 आपका। इसका मतलब एक चीज आप जान रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, आपका होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, ये दिखाना चाहा हूँ। ठीक है, द रिएक्शन इज ऑटोकैटालाइटिक। ये रिएक्शन जो है द रिएक्शन इज ऑटोकैटालाइटिक बिकॉज ए प्रोडक्ट इफेक्ट द रेट। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है, हाँ एक पूछता है कभी कभी व्हाट आर ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन, वैसे रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट कम से कम एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे, एंड एज सून एज द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन। वर्ड क्लियर है? हाँ जी बोलो। यस सर।
हाँ बेटा, वो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट ही में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने लगेगा, मतलब कि कैटालिस्ट का काम करने लगेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, Hg+2 इज ए नेगेटिव कैटालिस्ट, इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन स्लो द रिएक्शन। यहाँ पर आपका Hg+2 जो है आपका एक नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है, रेट ऑफ जैसे ही बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है ना। तो लेकिन आप आ जाइए किस में, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जैसे ही कराइएगा तो एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बनेगा। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस को बढ़ा देता है, तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा काम कर रहा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इस स्लाइड में मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूं। आ जाइए, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। हाँ बेटा बोलिए। नेगेटिव ऑर्डर आएगा उसका मतलब क्या हुआ सर? निगेटिव का मतलब हो गया कि मतलब वो आपका निगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है वो। ठीक है, अब आ जाइए, वही ना एग्जांपल देकर के समझाया कि वहां पर निगेटिव कैटालिस्ट हो गया, जैसे ही बनेगा रिएक्शन को घटा दिया तो ऑर्डर तो निगेटिव में जाएगा ना, निगेटिवली वो अफेक्ट कर रहा है। कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो निगेटिव की तरह कर रहा है। तो वही ना बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों चीज पर डिपेंड कर जाता है, कैटालिस्ट पर भी डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। तो वही निगेटिव कैटालिस्ट हो गया वहां पर। चलिए, यहाँ पर बताना मैं चाह रहा हूँ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिए, यहाँ पर टाइम ग्राफ, यहाँ पर टाइम ले लिए। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो देखिए स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है तो देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व हो गया तो समझिए कि सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ पूछता है, ठीक है, जनरली पूछता रहेगा, इसलिए ग्राफ का नेचर याद रखना होगा। ठीक है, आइए, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक वर्ड आ गया आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहते किसको है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। व्हाट इज हाफ लाइफ? तो इट इज टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant is decreased to half of the initial। जितना शुरू में आपका concentration reactant का था, ठीक है, उससे घट करके आधा हो जाए। तो जितने समय में concentration किसी भी reactant का घट करके हाफ हो जाए, ठीक है, जब चेयर लेकर बैठ जाए नहीं आएगी, तो होगा कि आपका उस टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सॉरी हाफ लाइफ कहते हैं। थोड़ा सा माइंड डिवेट हो गया। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या है, तो वह समय जितने समय में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट करके इनिशियल के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाए, उसको हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। क्लियर है बेटा जी? हाफ लाइफ तुम्हारा क्लियर बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, देखिए आप कुछ एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। यहाँ पर इधर मेरा कंसंट्रेशन है और इधर आपका टाइम है। इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर एट टाइम जीरो समय पर कंसंट्रेशन 80 लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर घटते घटते कंसंट्रेशन देखिए, शुरू में कितना था, 1 था, मोलरिटी था, 1 मोल लिया हुआ है, 1 m, घट करके यहाँ कितना हो गया, 0.5 आ गया, हाफ हो गया। तो जो समय लगा ना, जैसे यहाँ पर कितना है 100, तो यही यहाँ पर 100 कितना हो गया, फर्स्ट हाफ लाइफ कहलाया या हाफ लाइफ कहलाया। अब यहाँ से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करके 200 आपका क्या कहा जाता है, 50.50 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.25, जितने समय में हो गया। तो उस यहाँ से यहाँ तक के बीच के समय जो लगा उसी को नेक्स्ट हाफ लाइफ कह देंगे। ठीक है, सपोज के यहाँ से यहाँ तक आपका 100 है, तो यहाँ जो वैल्यू बच गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाफ लाइफ, यहाँ पर फिर इसका 100 आ गया। नेक्स्ट हम लोग निकाल देंगे 0.25 के लिए जो भी हाफ आ जाएगा यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल देते। जितने समय में आपका क्या कहा जाता है, वह आपका अगेन हाफ हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहा जाता है, कहते हैं हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में ये ग्राफ जो है टाइम कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ जो है आपको हेल्प करता है, दे देता है कि एक रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो 3 हाफ लाइफ के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, नहीं निकल जाएगा, बोलिए। पहले था 100, सपोज कि 1, तो एक हाफ लाइफ पर बच गया 0.25, दूसरे हाफ लाइफ पर बच गया 0.25, नेक्स्ट हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ में कितना होगा, तो इसका भी हाफ कर देंगे,
तो जो बच गया वो हो गया कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह का कभी कभी भूलते भागते क्वेश्चन आ सकता है। आगे डिफिनेशन जस्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद रखेंगे, हाफ लाइफ जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? दैट केमिकल रिएक्शन in which the rate of reaction is independent of the concentration of reactant. It does not depend on the concentration of reactant. Now, such type of chemical reactions are called zero order of reaction. Definition में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। तब सर एक बार फिर से बोलिए ना। देखिए वैसा क्या, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, फिर से मैं बोल दूंगा। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट पर डिपेंड नहीं करता हो, वह रिएक्शन जिसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट हो जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे ना। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है, या रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन, ये सब आपका जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। तो देखिए सपोज कि कोई एक रिएक्शन है, ए है रिएक्टेंट, वह प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले रेट ला लिखते हैं। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। जीरो क्यों कर दिए यहाँ पर? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, इसलिए जीरो कर दिए। और जिस चीज का पावर अगर हम लोग जीरो कर दें, दिखाई दे रहा बेटा, तो जीरो अगर हम लोग कर दें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? रेट बराबर के। अब के क्या है? कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये इसका वेलोसिटी क्या होगा इस रिएक्शन का? कांस्टेंट कहला जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये जो आपका आ रहा है, आने दीजिए इसको, मैं आपको समझाऊंगा अलग से। देखिए अब इसके लिए रेट ला के लिए रेट क्या है? तो dx अपॉन dt। तो यहाँ कौन सा रिएक्टेंट कौन है? ए है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है आपका? ए हम लेके चले हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि हम लोग ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ये सॉरी रेट लिखते हैं या रेट लिखते हैं, तो माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस साइन लगा दिया, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं लिखते हैं, तो चूंकि रेट ला है ये, तो हम माइनस साइन लगा दिए। किसके चलते? आपको रिएक्टेंट के चलते। तो यहाँ माइनस हो गया के नॉट। के नॉट क्या है? रेट कांस्टेंट हो गया। यहाँ जीरो इंडिकेट्स क्या? आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि दिस रेट कांस्टेंट इज फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ए रिएक्टेंट था तो एक का ब्रैकेट में दे दिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसलिए वैल्यू यहाँ जीरो रख दिए। ठीक है, अब इसको हम सिर्फ रीअरेंज कर दिए। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी आ जाएगा। हाँ हेलो, तो यहाँ पर मैं आपको बताया डी ए इज इक्वल टू, रीअरेंज किया हूँ, डी ए हो गया यहाँ से, ये माइनस के नॉट ए नॉट यहाँ से ले लिया। तो देखो ए नॉट आपका क्या कर, यहाँ पर क्या कर दिया? हाँ, ए नॉट आपका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये 1 हटा दिए, तो माइनस के नॉट इंटू डी टी, देखो यहाँ पर लिख दिए। अब इसी को इंटीग्रेट कर दिए ना, इंटीग्रेट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेट कर दिए, तो डीए का डीए का इंटीग्रेशन अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो डीए का क्या हो गया? ए हो गया, और माइनस है तो इसलिए माइनस दे दिए। के नॉट आपका कांस्टेंट है, के नॉट यहाँ रहने दिए, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी होगा, तो यहाँ टी लिख दिए। और एक कांस्टेंट अपने तरफ से लिखा जाता है, इसलिए कांस्टेंट अपने तरफ से यहाँ लिख दिए। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इफ टी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू ए नॉट, ये जो है आपका ए नॉट हो टी 0 हो जाए, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ हो, तो समय कितना हो गया आपका? 0 हो गया। वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए जो है आपका कितना के बराबर है? ए नॉट के बराबर है। तो इस वैल्यू को पुट कर दिए हम लोग किसमें? इस इक्वेशन में। तो कितना आ जाएगा? ए नॉट बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू जो है ए नॉट आ गया आपका। तो इस ए नॉट कांस्टेंट का वैल्यू जो यहाँ पर है, ए नॉट यहाँ पर पुट कर दिए इस इक्वेशन में। तो देखिए ए है तो यहाँ ए लिख दिए,
बराबर है, बराबर का साइन दे दिए, माइनस के नॉट है, माइनस के नॉट लिख दिए, टी है यहाँ टी लिख दिए और कांस्टेंट के जगह पर ए नॉट लिख दिए। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब देखिए तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, ए इज इक्वल टू माइनस के नॉट इंटू टी प्लस ए नॉट, किस फॉर्मेट में है? किससे पूछ लूं? अखिलेश से। अखिलेश, अखिलेश हो जी, हेलो हेलो, अनुराग, हेलो हेलो, कोई नहीं हो जी? हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कट गया क्या क्लास? हाँ हेलो, बोलो कोई जी। सब ठीक है, नहीं बोल रहे इसलिए मैं रोक रहा हूँ। बटन दब गया क्या बेटा?